आखिरकार कुछ देर सोचने और समझने के बाद मिस्टर माधवन बोले, युग देखो, क्या सौभाग्य है कि बड़े गुरुजी इस नीलामी में आए हुए हैं, वरना वो जल्दी किसी नीलामी में नहीं जाते। भैरव समझ गया कि अब ये लोग बड़े गुरुजी को नीलामी में शामिल करने वाले हैं। भैरव फिर हकलाते हुए बोला, ऐसी 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 क्या बात हो गई कि बड़े गुरुजी को इस मामले में शामिल करना पड़ रहा है? जब इतने लोगों ने कह दिया कि ये भाला असली है तो फिर मान लेने में क्या हर्ज है? भैरव के मन की बात उसकी बातों से जाहिर हो रही थी। वहां खड़े लोग समझ गए कि भैरव अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर माधवन भी सब कुछ समझ गए थे, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोले, छोड़िए ना भैरव जी, इतना क्या सोचना, जो है वो सामने आ जाएगा। बेहतर तो यही है कि बड़े गुरुजी से एक बार इस मामले की छानबीन करा लेते हैं, फिर सारा झगड़ा और फसाद ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि भैरव कुछ भी कहता, मिस्टर माधवन ने गार्ड को यह आदेश दिया कि जाओ और जाकर बड़े गुरुजी को बाइज्जत लेकर आओ। मिस्टर माधवन की बात मानी गई। कुछ गार्ड बड़े गुरुजी को लाने के लिए चले गए। कुछ देर बाद गार्ड के संग में बड़े गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। बड़े गुरुजी को आते देख भैरव जैसे कांपने लगा। बड़े गुरुजी का काम ही यही था कि वो ऐसे मामलों को निपटाए। इससे पहले भी कई बार बड़े गुरुजी ने ऐसे मामले सुलझाए थे। बड़े गुरुजी के आते सबने उनको प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दी गई। फिर मिस्टर माधवन ने गुरुजी से कहा, बड़े गुरुजी, हम सभी एक मुसीबत में पड़ गए हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। बड़े गुरुजी इतना तो जानते ही थे कि उन लोगों को जरूर कोई मदद चाहिए, इसलिए उन लोगों ने उन्हें बुलाया है। इसलिए बड़े गुरुजी ने बिना वक्त गवाए ही मिस्टर माधवन से कहा, बताइए माधवन जी, कैसी मदद चाहिए आपको? माधवन जी ने गहरी सांस ली और फिर बड़े गुरुजी से बोले, ये युग है और इसका दावा है कि सामने स्टेज पर जो भाला है वो नकली है। माधवन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़े गुरुजी मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्होंने आते वक्त ही स्टेज पर भाले को देख लिया था। तभी माधवन अपनी बात पूरी करने लगे। माधवन ने कहा, गुरुजी, हमें यही जानना है कि यह भाला असली है या नकली। गुरुजी की मुस्कुराहट बड़ी होती गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाई भैरव, मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने? मैंने कहा था ना कि इस भाले को नीलामी में शामिल मत करना, इससे किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लेकिन तुम हो कि किसी की सुनते ही नहीं हो। अभी तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही हो जाए तो तुम कहते फिरोगे कि सबने मिलकर तुम्हें फंसा दिया। भैरव के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो खामोश अपना सर झुकाए खड़ा था। वही नीलामी में आए सारे लोग हक्के बक्के हो गए थे। खुद माधवन जी भी बस चकित होकर भैरव को देख रहे थे। गुरुजी ने फिर अपनी बात पूरी की। बताओ भैरव, अगर आज ये लड़का यहाँ नहीं होता तो तुम यहाँ आए सभी लोगों को बेवकूफ बना देते ना। किसी ना किसी को तो तुम ये भाला बेच ही देते। भैरव अब भी चुप था। अब बड़े गुरुजी वहां से उठते हुए बोले, भैरव सजा का हकदार है, क्योंकि इसने ये काम सब कुछ जानते हुए किया है। मैंने इसे कुछ दिन पहले ही मना किया था, जब मैंने इसके पास इस भाले को देखा था। इतना कहकर गुरुजी वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले गुरुजी माधवन की ओर मुड़े और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, माधवन, तुम ये सब कैसे होने दे रहे हो? माधवन जानता था कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी मजबूर था। वो अपनी मजबूरी को आगे रखकर बोला, गुरुजी, आप तो जानते हैं ना कि मैं बस आयोजन संभालता हूँ, बाकी यहाँ सबका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं आपसे ख्याल रखूंगा। माधवन, ध्यान रहे, तुम बदनाम ना हो जाओ। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। युग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला गया और वो गुस्से में लाल होकर भैरव से बोला, भैरव महोदय, आज अगर बड़े गुरुजी नहीं होते तो आप मुझे गलत तो साबित कर ही देते। साथ में आप मुझसे ये भी लिखवा रहे थे कि मैंने जो भी कहा है वो गलत है। लेकिन भला हो गुरुजी का, जिन्होंने मुझे गलत साबित होने से बचा लिया। भैरव के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप बस सुन रहा था। माधवन को भी भैरव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने भैरव से कहा, भैरव, तुम लोगों को ऐसे कैसे गुमराह कर सकते हो? क्या तुम नीलामी के कानून नहीं जानते हो? तभी भैरव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है जो बड़े गुरुजी कहते वो सही हो। क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? भैरव के इतना कहते ही फिर पूरा नीलामी हॉल गूंज उठा। जितने भी लोग वहां थे सब लोगों ने एक साथ शोर मचा दिया, क्योंकि सब लोग बड़े गुरुजी की बहुत इज्जत करते थे।
वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी आदमी बड़े गुरुजी को झूठा कहे। उन लोगों में से एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, वाह रे भैरव वाह, अब बड़े गुरुजी भी झूठे हो गए। एक तू ही बहुत बड़ा सत्यवादी है। इस लड़के और बड़े गुरुजी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, वरना तू तो अपने आदमियों के संग हमें बेवकूफ बना ही रहा था। भैरव समझ गया कि अब उसकी जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि अब पूरी आवाम उसके विरोध में आ गई थी। इससे पहले कि भैरव कुछ भी बोलता, माधवन भैरव से बोले, अब तो शर्म करो भैरव, बड़े गुरुजी ने तुम्हारी इज्जत रखी है, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है। अब उनकी इज्जत रखो और अपनी गलती स्वीकार करके इस भाले को यहाँ से लेकर जाओ। माधवन की बात सुनते ही भैरव उसे गुस्से में ऐसे देखने लगा जैसे कि वो माधवन को खाई जाएगा, लेकिन फिलहाल आवाम भैरव को माफ करने के मूड में नहीं थी। तभी उस भीड़ में से कोई चिल्लाया, इस भैरव को नीलामी से बैन करो। भैरव डरने लगा कि कहीं सच में उसे बैन न कर दिया जाए। वो हकलाते हुए चिल्लाया, ऐसे कैसे मुझे बैन कर दोगे तुम लोग मुझे नीलामी से बैन नहीं कर सकते हो। माधवन भैरव को जवाब देते हुए बोला, तुमने जो गलती की उसके बाद तुमको बैन ही कर देना चाहिए। भैरव हांफने लगा और फिर हांफते हुए बोला, मिस्टर माधवन, आप ये मत भूलिए कि नीलामी के कानून ये भी कहता है कि गलती करने वाले को 2 मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। भैरव की बात सुनकर माधवन चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे भैरव ने सटीक बात कह दी हो। युग ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से युग बोला, हम लोग आखिर नीलामी के कानून पर बात कर ही क्यों रहे? माधवन भी कुछ देर के लिए चकित हो गए कि आखिर युग कहना क्या चाह रहा है। उन्होंने युग से आंखों ही आंखों में प्रश्न किया कि तुम क्या कह रहे हो? युग ने अपनी बात पूरी की। वो बोला, मुझे लगता है कि हमें फिलहाल बस इनकी शर्तों पर बात करनी चाहिए। माधवन और भैरव दोनों ही समझ गए कि युग क्या कहना चाहता है। भैरव डरता हुआ तुरंत चिल्लाया, लड़के, तुमने सुना नहीं क्या कि माधवन जी ने कहा था हम यहाँ खून खराबा नहीं कर सकते हैं? युग हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, वाह भैरव जी वाह, जब बात अपने पर आई तो आपको माधवन जी की सारी बातें याद आने लगी। अब आपको हाथ तो कटवाना पड़ेगा। जैसे युग ने ऐसी बात कही, भैरव जैसे एकदम से उछल पड़ा। आज बात उसकी इज्जत की थी। आज तक बहुत कम लोगों ने उसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत की थी। भैरव गुस्से में तमतमाते हुए बोला, लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा हाथ काटने की बात कह रहे हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मेरी ताकत कितनी है? युग हंसते हुए बोला, तो आप इस दुनिया से बाहर के हो क्या? या फिर इतने स्पेशल हो कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता? महोदय, आपने बस एक भ्रम पाल रखा है कि आप बहुत ही बड़े आदमी हो। युग की बातें अब भैरव को एकदम से गोली की तरह लग रही थी। अभी युग आगे कुछ बोलता, इससे पहले भैरव मिस्टर माधवन की ओर मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर माधवन, आप इस लड़के को कुछ समझा क्यों नहीं रहे? ये लड़का कुछ भी बोल रहा है। भैरव चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरा हाथ नहीं काट सकते लड़के, मेरा हाथ कोई नहीं काट सकता। माधवन नहीं चाहते थे कि कोई झगड़ा या फिर खून खराबा हो, लेकिन वो भैरव की बदमाशी के लिए उसे सबक भी सिखाना चाहते थे। इसलिए मिस्टर माधवन भैरव से बोले, मिस्टर भैरव, कायदे से आपको सजा तो मिलनी चाहिए। आपने जो मजाक पूरी नीलामी मंडली के साथ किया है, उसका सबक तो आपको मिलना चाहिए। वैसे भी इन सब चीजों की शुरुआत आपने की थी। अब जब खुद पकड़े गए तो आपको नियम कानून सब याद आने लगा है। माधवन की बात सुनकर भैरव एकदम से भड़क गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने माफी भी मांग ली है। नीलामी के कानून के तहत मुझे मौका मिलना चाहिए, और रही बात शर्त की, तो हाँ, मैं शर्त हार गया हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इतना सुनकर युग भैरव की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपको ऐसा सच में लग रहा है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? युग ने अपने हाथों में भैरव का चाकू ही छुपा लिया था। भैरव ने युग को वो चाकू उठाते नहीं देखा था। इससे पहले कि भैरव फिर से कोई शेखी बगाड़ता, युग ने उसे उठाकर पटक दिया। जैसे ही भैरव नीचे जमीन पर गिरा, युग ने चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया। भैरव जोर से चीख पड़ा। भैरव को लगा कि उसका हाथ काट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। भैरव का हाथ सुरक्षित था। युग ने बस भैरव को सबक सिखाने की कोशिश की थी। युग चाहता तो उसका हाथ काट सकता था, लेकिन युग को ऐसा नहीं करना था। युग भैरव को सबक सिखाने के लिए भैरव नहीं बनना चाहता था। वही भैरव एकदम से शर्मिंदा हो गया था। माधवन को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि युग इतना कुछ कैसे कर सकता है। भैरव युग से लड़ना चाहता था, लेकिन सबके सामने हुई बेइज्जती से निराश होकर अंत में वहां से जाना ही उसे सही लगा। इसलिए वो अपने समर्थकों के साथ वहां से बाहर चला गया।
युग ने भैरव की बेइज्जती तो कर दी थी, लेकिन वो डर भी रहा था कि बात कहीं आगे न बढ़ जाए। भैरव वहां का लोकल गुंडा था, यह सोचकर युग अब वहां रुकना नहीं चाहता था। युग ने सेठ हर्षवर्धन को वहां से चलने का इशारा किया। सेठ हर्षवर्धन के दिमाग में भी 100 तरह की बातें चल रही थी। युग का इशारा मिलते ही उसे राहत मिल गई और वो वहां से चल पड़ा। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, एक आदमी उन दोनों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने देखा तो वो ओबरॉय था। हर्षवर्धन ने ओबरॉय से पूछा, क्या बात है, आप ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ओबरॉय कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस चुपचाप युग को देखकर मुस्कुरा रहा था। हर्षवर्धन फिर से बोला, क्या हुआ मिस्टर, क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? ओबरॉय अब भी वैसे का वैसा ही खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। हर्षवर्धन और युग दोनों ही ओबरॉय के इस व्यवहार से असमंजस में पड़े हुए थे। आखिर ओबरॉय किस वजह से हर्षवर्धन और युग के सामने आ खड़ा हुआ था? युग और हर्षवर्धन ओबरॉय को किस तरह की डील करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या भैरव युग से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल। भैरव और युग में झगड़ा होते ही फिर सब वहां से जाने लगे। वहीं माधवन नीलामी में हुए इस झगड़े से खुश नहीं थे, लेकिन जैसी गलती भैरव ने की थी वैसी गलती के लिए उसे कोई तो सजा मिलनी ही थी, इसलिए माधवन चुप थे। लेकिन हर्षवर्धन और युग अब भी वहीं खड़े थे, क्योंकि ओबरॉय उन दोनों के आगे खड़ा था। हर्षवर्धन को लगा कि ओबरॉय भैरव का पक्ष लेकर उनका रास्ता रोक रहा है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी। ओबरॉय मुस्कुराते हुए बोला, भाई छोटे उस्ताद, तुम तो गजब के पारखी हो यार। हर्षवर्धन पुराना खिलाड़ी था, उसे समझते देर न लगी कि ओबरॉय क्या कह रहा है। उसने एक बार युग की ओर देखा। युग अब भी नर्वस था। उसने ओबरॉय की बातों के जवाब में कुछ नहीं कहा। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि युग थोड़ी देर भी ओबरॉय से बात करे, इसलिए हर्षवर्धन ने ओबरॉय से क्षमा मांगी और युग को लेकर वहां से चल पड़ा। ओबरॉय बहुत अमीर आदमी था, वो युग की खुशामद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने युग के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को देख लिया था। ओबरॉय सोचने लगा था कि अगर युग उसके साथ आ जाता है तो फिर वो बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता है, बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन युग अभी उस स्थिति में था ही नहीं कि वो ओबरॉय की बातों का जवाब दे। एक बार को तो ऐसा लगा कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, लेकिन मिस्टर माधवन ने सब कुछ मैनेज कर लिया। मिस्टर माधवन चाहते तो युग को परेशानी उठानी पड़ सकती थी, लेकिन वो जानते थे कि इसमें भैरव की गलती है। बाकी सब लोग भी यही सोच रहे थे कि अगर उसे सबक नहीं मिलता तो वो आगे भी किसी नीलामी में सबको गुमराह करने की कोशिश करता। यही सब सोचकर सबने युग को पुलिस केस और बाकी पचड़ों में नहीं पड़ने दिया। अब नीलामी का माहौल ऐसा हो गया था कि सब नीलामी छोड़कर उस दिन की घटना के बारे में ही सोच और बात कर रहे थे। नीलामी को बंद करने के सिवाय उन सबके पास कोई और विकल्प नहीं था। बाकी के आयोजनकर्ता ने सबको इशारा किया कि नीलामी बंद की जाए। अब युग और हर्षवर्धन होटल पहुंच गए थे। युग जैसे किसी सदमे में चला गया था। वो सोचने लगा कि उसे इतना गुस्सा कैसे आ गया कि उसने किसी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। युग के दिमाग में बस एक ही प्रश्न चल रहा था, जो वो अपने आप से पूछ रहा था, आज अगर मैंने सच में भैरव का हाथ काट दिया होता तो क्या होता? यही सब सोचते सोचते युग एकदम से परेशान हो गया। युग अब गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। युग के पास अपने सवालों का कोई जवाब नहीं था। वहीं हर्षवर्धन को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि युग उससे भी गुस्सा हो जाए। इतना सोचते हर्षवर्धन का दिमाग हैंग होने लगा, क्योंकि अब हर्षवर्धन को युग की शक्तियों के बारे में अंदाजा हो गया था। हर्षवर्धन समझ गया था कि अगर युग उसके हाथ रहेगा तो फिर उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि युग उस पर जरा भी गुस्सा हो। उसने युग को मनाने के लिए बड़े ही मीठे स्वर में कहा, अरे युग, तुम तो मेरे शेर हो और शेर ऐसे थोड़ी परेशान होते हैं। इतना सुनना था कि फिर युग उस पर भड़क गया। युग का गुस्सा उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और वो हर्षवर्धन पर चिल्लाने लगा। ये सुनकर हर्षवर्धन और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो युग के करीब चला गया और उसे गले लगाकर शांत कराने की कोशिश करने लगा। युग के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो अपनी मनोदशा से परेशान हो गया था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। ऐसे में जैसे ही सेठ हर्षवर्धन युग के करीब गया, युग ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। सेठ हर्षवर्धन जमीन पर चारों खाने चित हो गया। युग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। वो गुस्से में इतना बेचैन हो गया था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने उन्हें धक्का दे दिया। हर्षवर्धन के जमीन पर गिरते ही जैसे युग को होश आ गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सेठ हर्षवर्धन को उठाने लगा और उनसे माफी मांगने लगा।
मुझे माफ कर दीजिए। हर्षवर्धन समझ गया कि युग अब तक सदमे में था। हर्षवर्धन जानता था कि युग उसके लिए एक सोने की मुर्गी साबित हो सकता है, इसलिए उसने बिना किसी शिकायत के युग की यह हरकत बर्दाश्त कर ली। हर्षवर्धन ने युग को समझाते हुए कहा, अरे युग, तुम इतना मत सोचो, जाओ और जाकर अपना चेहरा धोकर आ जाओ ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए। जब युग को यकीन हुआ कि हर्षवर्धन ने सच में उसके इस व्यवहार को अपने दिल पर नहीं लिया है, तो फिर वो बोला, सर मैं नहा कर आता हूँ, मुझे कुछ देर सोना है। हर्षवर्धन युग को प्यार से पुचकारते हुए बोला, पहले नहाकर खाना तो खा लो, फिर सो जाना। इस पर युग ने सीधे सीधे हर्षवर्धन की बात काट दी। वो बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं नहाकर सोऊंगा, मुझे आराम करने दीजिए प्लीज। ये सुनकर हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा और युग नहाने चला गया। उसके बाद जब युग नहाकर बाहर आया तो हर्षवर्धन ने उससे कहा, युग, मैंने कुछ हल्का मंगवा दिया है, तुम खा लो। युग का मन तो नहीं था कुछ भी खाने का, लेकिन फिर भी युग ने हर्षवर्धन की जिद पर थोड़ा बहुत खा लिया और कमरे में सोने चला गया। हर्षवर्धन के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी जिन पर वो युग से बात करना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने जैसे ही देखा कि युग अभी बहुत ज्यादा परेशान है और सोने के चक्कर में है, तो उसने तय किया कि युग को अभी सोने देना चाहिए। वहीं युग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन इसके बावजूद उसे सोना ही बेहतर लगा। कुछ देर करवटें लेने के बाद युग सो गया। दूसरी ओर हर्षवर्धन सोच रहा था, हद है यार, कहाँ परेशानी में लोग सो नहीं पाते और कहाँ युग है कि इतना ज्यादा परेशान होने के बाद भी अभी तक सो रहा है। युग को नींद भी ऐसी लगी कि युग सुबह देर तक सोता रहा। युग ने कमरे से बाहर आकर देखा कि हर्षवर्धन सुबह सुबह उठकर बालकनी में बैठा सिगरेट पी रहा है। युग को अभी पिछली शाम की बात याद आ रही थी जब युग ने हर्षवर्धन पर वार कर दिया था। युग हर्षवर्धन के पास गया और धीरे से बोला, हर्षवर्धन, सर मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हर्षवर्धन ने यह सुनकर ऐसे जताया जैसे वो युग की वो बात भूल गया था। कारण था हर्षवर्धन का लालच। वो तो बस कैसे भी युग को खुद के साथ जोड़कर रखना चाहता था। इसलिए हर्षवर्धन ने युग से कहा, अरे कोई बात नहीं युग, मैं समझता हूं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सुनना युग के लिए भी शॉकिंग था कि हर्षवर्धन इतनी आसानी से मान गया था। हालांकि युग भी अब इस बात को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन से कहा, सर आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, खैर बताइए आज का क्या रूटीन है। हर्षवर्धन अब खुश था कि युग अपने पॉइंट पर आ गया। उसने युग से कहा, युग, आज हमें फिर से नीलामी में चलना है। इतना तो युग पहले ही समझ गया था, लेकिन युग को यह जानना था कि आज नीलामी में हर्षवर्धन का टारगेट क्या है। इसलिए युग ने हर्षवर्धन से सीधे पूछा, सर आज का हमारा टारगेट क्या है। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, युग, आज हम लोग ब्लू प्लेट को हासिल करेंगे, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश से लूटने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हमारे देश के योद्धाओं ने उस प्लेट को बचा लिया था। युग ने अपना सिर हिला दिया। ओके, आज वो प्लेट हासिल कर लेंगे। लेकिन हर्षवर्धन के दिमाग में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। हर्षवर्धन ने युग से कहा, लेकिन युग, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमें वो प्लेट भी नकली मिल जाए। इतना सुनते फिर युग हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इसकी चिंता आप ना करिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। हर्षवर्धन को युग की बातों पर भरोसा हुआ। उसने युग से बात पक्की की और फिर वो तैयार होने चला गया। युग भी नहा धोकर तैयार हो गया। फिर युग और हर्षवर्धन दोनों नीलामी में चले गए। नीलामी में जाते ही फिर से ओबरॉय उन दोनों के सामने आ गया। ओबरॉय को देखते ही फिर हर्षवर्धन गुस्सा हो गया। वो ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय, आप हमारे सामने आकर क्यों खड़े हो गए, क्या चाहिए आपको हमसे। ओबरॉय ने हर्षवर्धन को इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने हर्षवर्धन की बात सुनी ही नहीं। वो फिर युग की तरफ देखकर बोला, युग, आप बहुत पार की नजर के हो। आपने कल नीलामी को भटकने से बचा लिया। एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते मैं आपको इस काम के लिए कुछ इनाम देना चाहता हूँ। इतना कहकर ओबरॉय ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और फिर युग की ओर बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर युग, ये 10 लाख का चेक है और मैं चाहता हूँ आप इसे एक्सेप्ट करें। ओबरॉय की बात सुनकर युग और हर्षवर्धन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब हर्षवर्धन भी सोच में पड़ गया। हर्षवर्धन डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि युग अब ओबरॉय के साथ चला जाए। वो युग को मना करना चाहता था कि वो इसका पैसा वापस कर दे, लेकिन इससे पहले कि हर्षवर्धन कुछ कहता, युग ने ओबरॉय से कहा, सॉरी सर, मैं आपका ये चेक नहीं ले सकता। आपको मेरा काम पसंद आया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे इसके लिए इनाम देना चाहते हो, इसके लिए भी बहुत आभार।
लेकिन मैं आपके पैसे नहीं लेना चाहता। ओबरॉय मायूस हो गया। उसने युग से कहा, युग, आप ये गलत कर रहे हैं। अगर सामने से कोई आपका साथ देना चाहता है तो फिर आपको भी चाहिए कि उसका साथ दो। हर्षवर्धन शायद इसी इंतजार में था कि कब युग स्टैंड ले और कब वो ओबरॉय को उसकी औकात दिखाए। इसलिए जैसे युग ने क्लियर किया कि वो ओबरॉय के पैसे नहीं लेना चाहता, हर्षवर्धन तुरंत बोल पड़ा, मिस्टर ओबरॉय, ये कैसा व्यवहार है? जब सामने वाला आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है, फिर आप क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं? ओबरॉय समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, तो वो मुंह बनाकर बोला, मेरा मतलब ये नहीं था। युग तो जैसे वो भी नहीं सुनना चाहता था, उसने तुरंत ओबरॉय से कहा, माफ करिए, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। इतना कहकर युग और हर्षवर्धन वहां से आगे बढ़ गए। युग ने आगे बढ़ते हुए कहा, बताइए सर, हमें किस और नीलामी में जाना है? हर्षवर्धन खुश था कि युग ओबरॉय के बहकावे में नहीं आया। उसने युग को रास्ता दिखाया और फिर दोनों उस ओर ही बढ़ने लगे। कुछ देर में वो दोनों वहां पहुंच गए जहां पर नीलामी शुरू होने वाली थी और वो ब्लू प्लेट बिकने वाली थी। हर्षवर्धन ने युग की ओर देखा और बोला, युग, बस ये ध्यान रखना है कि हमें असली सामान मिले। मैं ब्लू प्लेट लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये लोग असली बताकर नकली प्लेट न बेच दें। ये सुनकर युग मुस्कुराते हुए बोला, आप बस पैसे तैयार रखिए, मैं बाकी सब कुछ देखता हूँ। विश्वास रखिए, हम यहाँ से असली प्लेट लेकर ही जाएंगे। क्या युग असली प्लेट की पहचान कर पाएगा? क्या हर्षवर्धन उस प्लेट को खरीद पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ओबरॉय और भैरव नीलामी में कोई नया बखेड़ा करने वाले हैं? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ पॉकेट FM पर।